शाम ढल रही थी। हवा में हल्की सी खनकी मौजूद थी। वो अपना दुपट्टा ठीक करते हुए बार बार बराबर में बैठी औरत से पूछती, ये स्टेशन पर बस कब रुकेगी? उस औरत ने अपना सर पीट दिया था। बस 15 मिनट बाकी है। ये कहते वो एक बार फिर से बस के शीशे के पार देखने लगी। थोड़ी देर बाद बस रुकी और लोगों का एक मजमा सा जमा हो गया। एक तरफ से लोग बस से उतर रहे थे, तो दूसरी तरफ से अंदर दाखिल हो रहे थे। वो भी जैसे तैसे धक्कम पील में नीचे उतरी और उसने अपने प्यारों की तलाश में इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। चलो जी, अब मैं भी शहर आ ही गई हूँ। शाहजहा ने अपने हाथ झाड़े। उसने एक हाथ में सूटकेस था और एक बैग कंधे पर लटकाया हुआ था। तभी उसे मायूस सी आवाज सुनाई दी, बेटा, मैं इधर हूँ। वो पीछे मुड़ी। सामने तायाबू थे। अरे तायाबू, आप मुझे लेने आए हैं? अब तो इतने बड़े हो गए हैं। वो खुशी से चिल्लाई। तायाबू उसकी बात सुनकर हंस पड़े। मैं बड़ा नहीं बेटा, बूढ़ा हो रहा हूँ। वो छीन से गई। उसने अपने सर पर सरकती हुई चादर को दुरुस्त किया। जी जी वही, बहुत अरसे बाद देख रही हूँ ना। वो उनके साथ बातें करते हुए आगे बढ़ी। आप गाड़ी में आए हैं? उसने पूछा। हाँ बेटा, वो देखो, सामने स्याह रंग की गाड़ी है ना, उसी में जाएंगे। उन्होंने उसके हाथ से दोनों बैग ले लिए थे। वो दौड़कर गाड़ी के पास गई और दिलचस्पी से उसकी शीशे पर हाथ फेरने लगी। बहुत खूबसूरत गाड़ी है, मैं चलाऊं? ये सुनकर वो हैरान हो गए। नहीं बेटा, तुम कैसे चला सकती हो? वो मुस्कुराई। तायाबू, आपको मालूम है, अबू मुझे ट्रैक्टर चलाना सिखाते थे। मुझे ट्रैक्टर भी चलाना आता है। मैंने कई बार चलाया है। ये सुनकर तायाबू ने अपना सर पीट लिया। मेरी बेटी, मेरी नौनक, गाड़ी और ट्रैक्टर में फर्क होता है, और यहाँ के रोड और रास्तों का तुम्हें कुछ इल्म नहीं है। तुम ठीक से नहीं चला पाओगी, ठीक है? उन्होंने मोहब्बत से उसका चेहरा थपथपाया तो वो सर झुकाकर पीछे जाकर बैठ गई। गाड़ी तेजी से घर की तरफ रवाना हुई। वो सारे रास्ते तायाबू से बातें करती हुई गाड़ी के पार से नजर आने वाले मनाजिर को देखकर शहर की खूबसूरती की तारीफ करने लगी। वो गांव से शहर पढ़ने आई थी। तायाबू को उसमें अपने मरहूम भाई की झलक दिखाई देती थी। उसका लहजा, उसकी बोलचाल, उसके चलने का अंदाज, उसकी आंखें, गर्ज हर चीज उसके मरहूम भाई आबिद हुसैन की झलक दिखाई देती थी। गाड़ी एक झटके से बड़े से घर के सामने रुकी तो उसकी आंखें हैरत से फैल गई। तायाबू, आपका घर तो बहुत खूबसूरत है। उसने बेलाग तबसरा किया। हाँ मेरी बेटी, ये मेरी बरसों की मेहनत का नतीजा है। उसे लेकर अंदर आ गए थे। उन्होंने सामान मुलाजिम को उसके कमरे में पहुंचाने का कहा, जो कल रात ही उसकी ताई अम्मी ने उसके लिए तैयार कर दिया था। अस्सलाम वालेकुम। वो तेजी से ढूंढकर ताई अम्मी के गले लग गई। ताई अम्मी के सीने में भी जैसे ठंडक सी पड़ गई। उनकी कोई बेटी नहीं थी, और इस तरह शानजे को अपने घर में पढ़ाई के लिए आने की उन्होंने खुद ही दावत दी थी। अब तुम आ गई हो ना, अब मेरे घर में रौनक हो जाएगी। ताइमी ने मुस्कुराकर उसे पानी दिया। जल्दी से हाथ मुंह धो लो, उसके बाद आप खाना खाते हैं। वो इनकी अपनायत पर बहुत खुश थी। अम्मी ने आपको सलाम दिया है। आपको पता है, अगर आप दावत ना देती तो अम्मी मुझे कभी भी यहाँ आने की इजाजत ना देती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसने ताइम्मी के हाथों को थामा। अरे, ये गांव की लड़की आ गई। ताइम्मी के छोटे बेटे जुल्कफल ने उसके सर पर हल्की सी थप्पड़ रसीद की। तुम जूफी हो ना? ये सुनकर वो हंस पड़ा। हाँ, तुम जूफी कह सकती हो। शानजे ने मुस्कुराकर उसके कान मोड़ रहे थे। उन दोनों में बचपन से दोस्ती थी। अच्छा, वैसे वो जूकी भाई का किधर है? ये सुनकर जुल्कफल ने अपने पेट पर हाथ रखा और जोर से हंस पड़ा। जूकी? ये जूकी कौन है? मुझे तो आज तक पता नहीं चला कि मेरे किसी भाई का नाम जूकी है। अम्मी क्या तीसरा भाई पैदा हो गया? और आपने उसे कचरे के ढेर पर फेंक दिया था, जो सिर्फ शानजे को मालूम है। ये सुनना ही था कि ताइमी ने उसे सर पर हल्की सी चिपट लगाई। बकवास बंद करो, वो जुल्कुरनैन को जूकी कह रही है। ये सुनते ही शानजे ने फौरन से हाँ में सर हिलाया। हाँ हाँ, उनका नाम ही इतना मुश्किल है, मुझे तो पूरा ही नहीं दिया जाता। मैं तो जूकी भैया ही कहूंगी। ताइमी ने मुस्कुराकर उसकी तारीफ की। तायाबू अपने कमरे में आराम की गर्द से भर गई। बेटा, तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद खाने की मेज पर सब इकट्ठे होंगे। वैसे भी जुल्कुरनैन आने वाला ही होगा। वो ताइम की हिदायत पर अपने कमरे में आई, जहाँ हर चीज इंतहाई सलीके और तरीके से रखी हुई थी। कमरा खुला, हवादार और रोशन था। उसने 27 से चारों जानिब
नजर घुमाकर देखा। ताइमी ने घर तो बहुत खूबसूरत तैयार कर रखा है। अपने गांव में तो बस मिट्टी के घरों की अहमियत है। वो बुड़बुड़ाते हुए वॉशरूम में घुसी, जहाँ का इतना पुरताईश और ऐसा आसाइशात से बड़ा वॉशरूम देखकर वो दंग रह गई। इतना खूबसूरत गुसल खाना, इससे तो बंदे का निकलने का दिल ही ना चाहेगा। उसने शॉवर खोल कर देखा और फिर उसमें से धाड़ की तरह पानी निकलते देख वो खूब हंसी। ये सब कुछ उसके लिए एक नया तजर्बा था। उसने खालिस गांव की जिंदगी गुजारी थी और अब इस तरह शहर में जदीद तर जिंदगी देखकर हंसने के साथ साथ वो हैरान भी थी। शॉवर लेने के बाद जब वो बाहर आई तो मेज पर उसे एक अजनबी सा शख्स दिखाई दिया। हो ना हो ये जुकी भैया ही होंगे। उसे देखकर और सोचा और आगे बढ़कर सलाम किया। जुल्कुरनैन ने जैसे ही निगाहें उठाकर देखा तो अपनी जगह ठहर सा गया। बूढ़ी कांच सी आंखें, रेशमी स्याह बाल जो गीले थे, उन्हें कैचर में कैद कर रखा था। दुपट्टा सीने पर फैलाए हुए हो ना हो शान से ही थी। आप शान से हैं? उसने नर्म लहजे में पूछा। तो शान से मुस्कुराई। और आप एक मिनट, आप जुकी भैया है ना? ये सुनते ही जुल्कुरनैन के माथे पर बल पड़ गए। जुकी? ये कैसा नाम है? वो हैरान था। जुल्किफिल हंस पड़ा। इसने मुझे जूफी और आपको जुकी बना दिया। जुल्कुरनैन के चेहरे पर नागवारी के आसार दिखाई दिए। हाँ ना, बंदा क्या करे। ताइमी ने इतने मुश्किल मुश्किल नाम रख दिया। मुझे तो आपका पूरा नाम ही नहीं लिया जाता। मैं जूकी ही कहूंगी। ये सुनकर जुल्कुरनैन ने उसे सर्द महरी से देखा। मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मेरा नाम बिगाड़े। उम्मीद है आप मेरा पूरा नाम लेगी। वो एकदम से ठहर सी गई। उसका लहजा अजीब तंज लिए हुआ था। ठीक है। उसका सारा जोश झाग की तरह बैठ गया। इतनी देर में तायाबू भी आ गए। ताइमी ने सारे ढूंढी प्लेट सजाई थी। अच्छा तो इंटरव्यू शुरू करते हैं। सब चौंके। जुल्कुरनैन ने फौरन से मन में इकट्ठी की। किसका इंटरव्यू और क्यों? आपका। मैं शहर पढ़ने आई हूँ, मुझे यहाँ के लोगों को जानना होगा। तो आप बताएं आप कौन है? ताइमी हंसने लगी। अरे बेटा, ये जुकी है ना? जुल्कफर न रह सका। भैया अब तो बता दो कि ये पूछना ले आप कहाँ से आए हैं, जमीन क्यों गोल है, और हम लोग 3 वक्त खाना ही क्यों खाते हैं। सब हंस पड़े, मगर जुल्कुरनैन के चेहरे पर शर्मिंदगी छाई हुई थी। बताएं आप कौन है? शांति की सुई वही अटकी थी। मैं जुल्कुरनैन हूँ, डॉक्टर हूँ। वो बदमजा हुआ। हाँ वो तो पता है, मगर कैसे बने और क्यों बने और कौन से डॉक्टर बने? वो ऐसे ही पूछ रही थी जैसे किसी क्राइम रिपोर्टर की ट्रेनिंग लेकर आई हो। जुल्कफल ने उसके कान में सरगोशी की, मगर आवाज काफी ऊंची थी। इनसे मत पूछे, ये जब छोटे थे तो गुड़िया का बाजू जोड़ने की कोशिश में पूरी गुड़िया तोड़ देते थे। वो हंस पड़ी। मतलब बचपन में गुड़िया से खेलते थे? जुल्कुरनैन ने अपने भाई को गुस्से में घूरा। अच्छा, तो तभी डॉक्टर बनने का शौक था। शामजन ने बात आगे बढ़ाई। जुल्कुरनैन ने गहरा सांस लिया। अब वैसे कौन से डॉक्टर है? वो पूछने लगी। बच्चों का, पीडियाट्रिशियन। उसने रुकमा दिया। अच्छा तो बच्चों का ही क्यों? शांति के सवालात पर वो बेजार होने लगा। मैंने बच्चों का डॉक्टर इसलिए चुना कि बच्चे साफ दिल के होते हैं, उनके साथ काम करना अच्छा लगता है। वो फौरन बोली। तो फिर बड़ों से डरते हैं आप क्या? टाइम में जोर से खांसी जैसे हंसी रोक रही हूँ। बिल्कुल सही सवाल। भैया आप बड़ों से वाकई डरते हैं? जुल्कुरनैन उसे घूरा। मैं डरता किसी से नहीं हूँ, बस बच्चे बेहतर होते हैं, मतलब बड़े बूढ़े होते हैं। वो चम्मच मुंह पे रखते हुए बोली। सब हंस पड़े। जुल्कुरनैन ने नागवानी से देखा। मैंने कब कहा बड़े बूढ़े होते हैं? शांति की आंखें उबल पड़ी। अभी तो कहा बच्चे बेहतर होते हैं, तो इसका मतलब तो फिर यही हुआ ना? उसकी बात अधूरी रह गई। इसका मतलब नहीं। जुल्कुरनैन चिंचिलाया। भैया गुस्सा क्यों होते हैं? इंटरव्यू हो रहा है, इम्तिहान नहीं। वो हंसते हुए आगे बढ़ी और अगला सवाल दाग दिया। अच्छा ये बताए, बचपन में भी इतने ही सख्त थे क्या, या तब जरा मुस्कुरा भी लेते थे? जुल्किफर ने हाथ ऊपर उठाकर फौरन से जवाब दिया। बचपन में तो ये इतने सीधे थे कि कभी चोरी से चॉकलेट भी नहीं खाते थे। मैं खाता था और इल्जाम इन पर लगता था। क्यों भाई? वो हंसते हुए बोली। जुल्किफर ने कंधे उचकाए। क्योंकि ये शक्ल से ही मासूम लगते थे और मैं शक्ल से ही शरारत। टाइम नहीं मुस्कुराई। अभी भी देश में बोटियां चोरी यही करता है। जुल्किफर ने फौरन हाथ कानों को लगाया। कसम से मैं नहीं, ये मेरे हाथ खुद ही चले जाते हैं।
वो जोर से हंस पड़ी। अपनी जुल्कुन्नैन की तरफ मुतवज्जा आई। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आप बच्चों का इलाज करते हैं, तो क्या कभी खुद भी बच्चे बन जाते हैं? जुल्कुन्नैन ने बेबसी से उसे देखा। ये कैसा सवाल है? बहुत अहम। क्योंकि मैंने सुना है कि कुछ डॉक्टर बच्चों के खिलौने छीन लेते हैं। जुल्कुन्नैन ने फौरन वजाहत की। मैं खिलौने क्यों छीनूंगा? मैं तो जुल्कफर ने फौरन से उसकी बात काटी। भैया छुपाते हैं, मैंने खुद देखा है। पिछले हफ्ते एक बच्चा कार वाला खिलौना लाया था, ये उससे खेल रहे थे। पूरा कमरा कहकों से गूंज उठा। जुल्कुन्नैन ने सख्ती से उसे देखा। जुल्कफर, फजूल बातें ना करो। सब फिर हंस पड़े। ताइमी ने शफकत से उसकी तरफ देखा। अल्लाह करे बेटा, इस घर में तुम्हारी वजह से रौनक लगी रहे। जुल्कफर ने संजीदगी से और शरारत से उसे देखा। और देखिए भैया, पहली बार मुस्कुराए भी हैं, मौत सही हो गया। जुल्कुन्नैन ने उसे घूरा, मगर मुस्कुराहट ना रोक सका। सुबह के 8 बज रहे थे। पूरा घर जाग चुका था, मगर एक ही कमरा था जहां अभी तक मुकम्मल खामोशी थी। ईशानजी का कमरा था। जुल्कुन्नैन नीचे नाश्ते की मेज पर आया तो ताया वो अखबार पढ़ रहे थे। ताइमी पराठे तल रही थी और जुल्कफल बिस्किट चोरी चोरी उठाने की कोशिश में था कि जुल्कुन्नैन ने उसे घूरते हुए कहा, बाज आ जाओ, हर रोज यही हरकत करते हो, बच्चे हो क्या? जुल्कफल फौरन सीधा हुआ। यार, तुम तो सुबह सुबह ही पुलिस की इंक्वायरी रिपोर्ट बन जाते हो। इतने में शान से नीचे उतरती दिखाई दी। अभी भी आंखों में नींद मौजूद थी। दुपट्टा बाएं कंधे से लुढ़कता जमीन पर झाड़ू दे रहा था। ताइमी ने उसे प्यार से देखा। बेटा, नाश्ता करो। इससे पहले कि शान से कुछ बोलती, तायब्बू ने जुल्कुनैन की तरफ देखा। बेटा, आज इसको कॉलेज ले जाना, एडमिशन करवा देना। जुल्कुनैन ने फौरन चाय मेज पर रखी। मैं अभी मैं अस्पताल जा रहा हूँ अब्बू, इमरजेंसी वार्ड में सुबह का राउंड है मेरा। शाहजे ने एकदम से आंखें टिपटिपाई। बस थोड़ी देर में, ले जाना प्लीज, मुझे पता ही नहीं शहर में क्या करना होता है। जुल्कुनैन ने साफ इनकार किया। नहीं, वक्त नहीं है मेरे पास। ताबी ताहिब ने उसे घूरी से नवाजा। ले जाओ उसे, लड़की अकेली कैसे रह जाएगी? जुल्कफल जेर लब हंसा। हाय मारा गया डॉक्टर साहब। जुल्कुनैन ने उसे घूरा, फिर शांजे की तरफ पलटा। ठीक है, 15 मिनट में तैयार हो जाना, मैं उसके बाद नहीं रुकूंगा। शांजे ने फौरन हाँ में सर हिलाया और ऊपर भाग गई। 15 मिनट गुजर गए, फिर 20 और फिर 25 भी। जुल्कुनैन ने बार बार घड़ी देखी, चाय का कप उठाया, फिर रखा, फिर उठाया। उसके माथे पर लकीरें पड़ने लगी। यही होना था, बिल्कुल यही। तो बुड़बुड़ाया। वक्त का एहसास नहीं है उस लड़की को। मैं अस्पताल देर नहीं करना चाहता, मैं जा रहा हूँ। और वो वाकई चला गया। ऊपर कमरे में शांति इस वक्त दुपट्टा इस्त्री कर रही थी। मैं आज जूकी भैया को हैरान कर दूंगी, बिल्कुल पक्की सिप्ती शहर स्टाइल में जाऊंगी। तो जब नीचे पहुंची तो वो जा चुका था। ताबू ने अफसोस से सर हिलाया। बेटा, वो अस्पताल चला गया। और शांति का दिल बैठ गया। मुझे छोड़ कर चले गए, इतना भी इंतजार नहीं किया। घर की सीढ़ियों पर ही उसकी आंखें भर आई। मैं खुद ही चली जाती हूँ, मैं कौन सा बच्ची हूँ। उसने घर वालों को इतला दिए बगैर जल्दी जल्दी बैग उठाया, दुपट्टा लपेटा और बाहर निकल गई। घर से बाहर निकलते ही उसे रिक्शा मिल गया। वो जल्दी जल्दी बैठी। चले अंकल, सब्जी मंडी वाले चौक के आगे जो बड़ा कॉलेज है ना, वहां ले जाए। उसका दिल धड़क रहा था। रिक्शा भी चंद गलियां ही गया था कि अचानक सामने से आती मोटर बाइक जोर से उनसे टकराई। फिर एक झटका लगा और रिक्शा उलट गया। शांत से चीखी और कूद कर जान बचाई। ड्राइवर फौरन निकला। बेटा ठीक हो? वो बमुश्किल उठकर बैठी। हाथ छिल गया था, टखना भी दर्द कर रहा था। रिक्शा वाले से पहचान गया कि वो नासिर हुसैन के घर की है। ओए, ये तो अपने तायाबू की भतीजी है। उसे फौरन मोबाइल निकाल कर नंबर मिला। डॉक्टर साहब, आपकी कजन गिर गई है रिक्शा से, हमारा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, आकर देख ले। उस वक्त जुल्कुरनैन ओपीडी में मौजूद था। एक मरीज की नब्ज देख रहा था कि फोन आया। क्या? वो अकेली रिक्शे में और गिर गई? उसके चेहरे का रंग बदल गया। आई एम लिविंग, उसने बाकी स्टाफ से कहा और बगैर किसी को देखे अस्पताल से निकल गया। वो चंद मिनट में वहां पहुंचा। शानजे को जमीन पर बैठा देखते उसकी चलती सांसें तेज हो गई। शानजे, उसने सख्ती से उसे पुकारा। शानजे ने आंसू पूछे। मैं तो बस कॉलेज। वो दहाड़ा तो वो सहम सी गई। मैंने कहा था ना,
15 मिनट पे तैयार हो जाना। तुमने वक्त जाया किया और फिर अकेली क्यों निकल पड़ी? किसी से पूछा तक नहीं? शांति ने डरती आवाज में से देखा। आप तो चले गए थे, मुझे लगा मैं वो रो पड़ी थी। मैं गिर गया था क्योंकि मुझे अस्पताल जाना है। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा और खड़े होने के लिए सहारा दिया। ये बचकाना हरकत करने की क्या जरूरत थी? रिक्शा, तुम्हें पता भी है शहर में कितना खतरा होता है। शांति की आंखें फिर पर आई। मुझे लगा आपको फर्क नहीं पड़ता। उस एक जुमले ने जुलकुंडन के अंदर कुछ तोड़ा, मगर गुस्सा फिर भी कम ना हुआ। फर्क पड़ता है शांति। उसकी आवाज भारी थी। इतना पड़ता है कि मैं मरीज छोड़कर यहाँ आया हूँ। तुम समझती क्यों नहीं हो? ये शहर है, गाँव नहीं। तुम यहाँ हमारी जिम्मेदारी बनकर आई हो। शांति खामोश रही, सर झुकाकर बस से सकती रही। वो कुछ लम्हे से देखता रहा, फिर उसका लहजा नरम पड़ा मगर सख्ती बरकरार थी। उठो, चलो घर, पहले जख्म साफ करेंगे फिर बात होगी। उसने उसे अपने साथ सहारा देते हुए गाड़ी में बिठाया। शांति जानती थी कि आज जुल्कुरनैन वाकई उस वक्त बहुत गुस्से में था। घर के बरामदे में जैसे ही गाड़ी रुकी तो शांति को लेकर वो अंदर आया। घर में अचानक शोर मच गया। ताइम ने दुपट्टा संभालते उसे सहारा दिया। हाय मेरी बच्ची, ये क्या हालत बना रखी है? शांति शर्मिंदा सी थी। दुपट्टा आधा सर से फिसल चुका था और हाथ में लगी चोट भी दर्द कर रही थी। जुल्कुरनैन अभी भी गुस्से में था। उसके कदम भारी थे, माथे की रग उबड़ रही थी। ये सब क्या था? तुम तो अस्पताल में थे ना? तायबो ने पूछा। जी बिल्कुल अब्बू, मैं वही था, मगर बीबी साहिबा को खुद मुख्तारी का शौक हो गया था। रिक्शा उलट गया, सो मजबूरन मुझे वापस आना पड़ा। शाहजी ने सर उठाकर उसे देखा। सुलकुंडन, तुम्हें पता है ना बच्ची अभी आई है, ज्यादा सख्ती अच्छी नहीं होती। तायंगी ने समझाया। सख्ती? मैंने सिर्फ हकीकत बताई है। अगर ये सुबह वक्त पर उठ जाती तो ये सब ना होता। ओए हुए, जुल्कफर सहन में आ गया और बीच में कूद पड़ा। भाईजान, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे लड़की रिक्शा नहीं, जंगी जहाज उड़ा रही हो। सबके चेहरों पर दबी दबी हंसी आ गई, मगर जुल्कुंडैन के चेहरे की सख्ती मजीद गहरी हो गई। तुम्हारे भाई के चेहरे से तो लग रहा था कि मैंने मुल्क का बजट खराब कर दिया हो। जुल्कफर खिलखिलाकर हंस पड़ा। जुल्कफर, जुल्कुंडैन की गर्द सुनकर वो हंसते हंसते रुक गया। शान से फौरन निगाहें झुकाकर पीछे हट गई। जुल्कुंडैन ने उसकी तरफ देखा और जाने क्यों सिर्फ एक सेकंड, मगर उसकी झुकी हुई नजरें उसे खुद ही खुद अंदर चुभ गई थी। जुल्कुंडैन, तुम्हारी सख्ती सबके सामने अच्छी नहीं लगती। बच्ची डरी हुई है, थोड़ा नरम होना पड़ेगा ना। मैं नरम ही होता अगर कोई बात मानता, लेकिन यहाँ तो हर काम ही उल्टा है। वो चिढ़ा। चांदी की सांस रुक गई। जुल्कुंडैन ने नजरें फेर ली। तभी जुल्कफल पास आकर आहिस्ता से बोला, भाई, अगर यही हाल रहा ना तो शान से आपको शादी के हीरो की बजाय विलन समझ बैठेगी। जुल्कुंडैन ने घूर कर उसे देखा। जुल्कफल, अपनी जुबान बंद रखो। इधर तो हर कोई मेरी जुबान बंद करवाना चाहता है। कोई डरावना ही अंदाज में बोला और सब हंस पड़े, सिवाय जुल्कुंडैन के। शांति को लग रहा था जैसे उसके वजूद से ही नाराज है। वो सोच रही थी कि शायद उसके आने से घर के मामूलात खराब हो रहे हैं, और जुल्कुंडैन की हर बात जैसे उसे तंग करने लगी थी। उधर जुल्कुंडैन अंदर जाते हुए बुड़बुड़ा रहा था, ये लड़की मुझे तो जहर लगने लगी है। हर काम उल्टा, हर हरकत खतरनाक, और ऊपर से सब उसे मासूम कैसे समझ रहे हैं। वो दरवाजा जोर से बंद कर गया। शांति ने ये आवाज सुनी और दिल एकदम बुझ सा गया। बस गुस्से का तेज है, दिल का बुरा नहीं है। थोड़ी देर में खुद ही पछताएगा। ताहिमी ने तसल्ली दी थी। आप फिक्र न करें, भाईजान को ना आप जैसे लोगों से खास किस्म की चिढ़ होती है। जुल्कफर की बात पर वो हैरान हुई। कैसे लोगों से? वही जो उनकी जिंदगी में रंग ले हैं। वो कहका लगाकर हंस पड़ा। शांजरे से घूरा। जुल्कफर ने आंखें मारी। घर में एक नया लतीफा बन गया था। शांति की पैदाइश गांव के एक छोटे से मगर नहायत मोहब्बत बड़े घर में हुई। माँ बाप दोनों ही हद से ज्यादा शफीक थे। उसके वालिद आबिद हुसैन अगरचा पढ़े लिखे ना थे, मगर वो अक्सर कहा करते थे कि मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, पूरे गांव का फखर बनेगी। शांति तब बहुत छोटी थी, मगर से अपने अब्बू की आंखों में चमकता हुआ ख्वाब हमेशा याद रहा। लेकिन जिंदगी ने हमेशा की तरह अचानक मुंह मोड़ लिया। शांति अभी 5 साल की भी नहीं हुई थी कि उसके अब्बू एक हादसे में वफात पा गए। घर में जैसे रोशनी बुझ गई।
उसकी वालिदा ज़ैनब बीबी अपने मेके लौट गई। बाप दादा की ज़मीनों की आमदन से सब कुछ ठीक चल रहा था। वो अक्सर अपनी बेटी को देखकर यही कहती कि या अल्लाह, मेरी बच्ची को उसके बाप का ख्वाब पूरा करने की हिम्मत देना। वक्त गुजरता गया, शान बड़ी होती गई। गांव के तंग माहौल में भी उसकी माँ ने उसे पढ़ाना ना छोड़ा। वो खुद सगाई करती, खेतों में काम करती और उसकी पढ़ाई की खर्चात उठाती रहती। शानजी की मासूमियत, जिद और शरारत अब भी वैसी ही थी जैसे बचपन में होती थी, मगर उसके दिल में एक ख्वाब भी पैदा हो गया था। डॉक्टर बनना और सिर्फ उसका शौक नहीं था, उसके मरहूम बाप की ख्वाहिश थी। जब शानजी ने मेट्रो किया तो उस्ताद हैरान थे कि ये लड़की आगे जा सकती है, बहुत आगे, अगर ये मेहनत करे तो। जैनब बीवी ने तब फैसला किया कि अब गांव का स्कूल काफी नहीं, उसे शहर जाना होगा। उसी वक्त जैनब बीबी की जेठ यानी शानजा के तहब्बु ने उसे गांव से शहर बुलवाया। वो अपनी बीवी और दो बेटों के साथ शहर में रहते थे। उनके दो बेटे थे, जुल्कुरनैन और जुल्किफल। जुल्कुरनैन घर का बड़ा बेटा, संजीदा, असूलों को पक्का और कैरियर और टैलेंटेड। वो बच्चों का डॉक्टर था, घर का सबसे जिम्मेदार फर्द था। जबकि जुल्किफल छोटा बेटा, शरारती, हंसमुख, हर वक्त मजाक करने वाला, बड़े भाई की संजीदगी को हमेशा छेड़ता रहता था। तायबू ने शानजी की माँ से वादा लिया था, भाभी, मैं इसे अपनी बेटी की तरह रखूंगा, फिक्र न करना, इसे शहर में पढ़ाऊंगा। आबिद हुसैन की ख्वाहिश पूरी हो गई। यूं शानजी अपने अब्बू के ख्वाब लिए शहर रवाना हुई। तायब गांव के पुराने खानदान में से थे, मगर शहर में अच्छा खासा घर बना लिया था। उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत से गुजारी। घर में असूल भी थे, मगर मोहब्बत ज्यादा थी। ताइम्मी नरम दिल थी। शानजी के आने से पूरा घर जैसे फिर से जिंदा हो गया था। उसे शहर आए 6 महीने होने के करीब थे। उसकी पढ़ाई में दिलचस्पी ना होने के बराबर थी। शाम का वक्त था। शान से इम्तिहान करीब होने की वजह से सारा दिन किताबें लिए बैठी रहती, मगर जहन था कि पढ़ने के नाम से ही दूर भागता था। उस वक्त भी यही हो रहा था। वो पढ़ाई से बोर होकर नीचे आई, बाल कानों के पीछे उड़ते हुए तायम्मी के पास गई। तायम्मी, मैं रिदा के घर जा रही हूँ, कंबाइंड स्टडी है, आज बहुत जरूरी चैप्टर रिवाइज करना है, इजाजत दे दे प्लीज। तायम्मी ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। ठीक है बेटा, मगर जल्दी आ जाना। जी। शाम से अपनी स्टॉल समेट कर बाहर निकल गई, लेकिन उधर रिदा के घर का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। एलईडी लाइट्स, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक्स और बड़ी सी स्क्रीन पर लड़कियां मूवी नाइट एंजॉय करने में मसरूफ थी। शानजे ने भी एक लम्हे के लिए दिल में चुभन महसूस की, मगर फिर खुद को समझा लिया, बस थोड़ा सा देख लो, मैं पढ़ लूंगी। उधर टाइमी ने रात के 10 बजते ही जुल्कुरनैन को कॉल मिलाई। जुल्कुरनैन, जरा एक काम तो कर दो। शानजे रिदा के घर गई है, उसे वापस लेना, देर हो रही जाएगी। वो बेदिली से चाकू उठाकर निकला। क्या जरूरत थी कंबाइन स्टडी करने की? और सिर्फ बातें ही कर रही हो गई। लड़कियों को जरा भी एहसास नहीं होता वक्त का। वो जैसे ही रिदा के घर दाखिल हुई, जोरदार हंसी गूंजी, स्क्रीन की रोशनी उभरी और एक खौफनाक सीन पर लड़कियों की चीख सुनकर वो रुक गया। 2 सेकंड में बात क्लियर हो गई। शानजे, उसे पुकारा। सब लड़कियां चौंक गई। शानजे के हाथ से पॉपकॉर्न का प्याला छूटते ही वाला था। जु, जु, यानी जुल्कुरनैन भैया, आप यहाँ? हाँ। उसकी आवाज ठंडी थी। तुम्हें लेने आया हूँ। कंबाइंड स्टडी? हाँ, ये कंबाइंड स्टडी थी। शाहजी का चेहरा एकदम लाल हो गया। वो बस थोड़ी देर के लिए, चलो अभी। उसके लहजे में ऐसी सख्ती थी कि लड़कियां चुप हो गई। शाहजी खौफ से कांपते दबे कदमों के साथ उसके पीछे चलने लगी। गाड़ी में बैठती हुई जब्त से फट पड़ा। शाहजी, इम्तिहान सर पर है। तुम्हारे अब्बू का ख्वाब था कि तुम डॉक्टर बनो, पढ़ाई के नाम पर मूवी नाइट? क्या फायदा है ऐसा पढ़ने का? शाहजी ने आहिस्ता से उसे देखा। मैंने सोचा था, बस कुछ देर। उसने फौरन से उसकी बात काटी। कुछ देर ही काफी होती है बर्बादी के लिए। तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं? तुम जानती हो ना चचा जान ने कितनी ख्वाहिश रखी थी तुम्हारे लिए। तुम खुद ही उनके ख्वाब को खाक में मिला रही हो। शहर आकर तेवर ही बदल लिया है, कुछ तो ख्याल करो। जुमला सीधा उसके दिल पर लगा, वो जैसे टूट गई। आंखें भर आई, होंठ कपकपाते रहे। जुल्कुरनैन ने मजीद कुछ कहने का सोचा, मगर शांति के चेहरे पर उदासी देखकर वो चुप हो गया। घर पहुंचकर वो तेजी से ऊपर के कमरे में चली गई। दरवाजा हल्के से बंद हुआ।
ताइमी ने परेशान होकर जुल्कुरनैन की तरफ देखा। आगे? क्या हुआ? इसका चेहरा इतना लटका हुआ क्यों है? वो नहीं पढ़ रही थी, मूवी देख रही थी। मैंने कहा वक्त जाया ना करो तो बस। जुल्कुरनैन ने सफाई दी। बच्ची है, बच्चे गलती कर भी जाते हैं, थोड़ा नरमी से बात करते हैं। जुल्कफल पीछे से हंसते हुआ आ गया। भाई, शांति से दुश्मनी निकाल रहे हो क्या? वो डरी डरी ऊपर गई। लगता है तुमने पूरा लेक्चर दे दिया। जुल्कुरनैन ने झिंझलाकर उसे देखा। 19-20 वर्ष की बच्ची नहीं होती है, अच्छी खासी समझ बूझ रखती है। ये कहकर जुल्कुरनैन खामोश हो गया। पहली बार शांति से जहर लगने लगी। मेरे घर वालों की नजरों में मुझे ही मशकूक बना दिया। परेशानी, गुस्सा सब एक साथ उसके चेहरे पर मौजूद था। वो सर झटक कर अपने कमरे में तरफ पड़ गया। शाम होते ही मौसम की नमी बढ़ गई। वो पेपर का बहाना बनाकर खाने की मेज से भी पर भी नहीं आई थी। गुरकुंडन की डांट ने उसके दिल को जैसे चीर कर रख दिया था। क्या कुछ नहीं कहा था उसने शांति से। शांति का दिल लर्ज कर रह गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पूरी रात वो सो न सकी। जागती आंखों से कुछ पढ़ा ही ना गया। ये जुमला उसके दिल में चुप सा गया था कि तुम अपने बाप की ख्वाहिश तक पूरी नहीं कर सकती। इनफैक्ट तुम इस काबिल ही नहीं हो। सुबह वो जैसे तैसे तैयार हुई और जुल्कुल्फुल के साथ सेंटर सेंटर आई थी। वहां उसे शदीद चक्कर से महसूस हुए, लेकिन उसने खुद को मजबूत किया। फिर धीरे धीरे चलती हुई इम्तिहान देने के लिए कुर्सी पर बैठ गई। पर्चा सामने था, लेकिन आंखों के आगे बार बार धुंधलाहट सी छाने लगी। उसका दिल चाहा कि वो दहाड़े मार मार कर रो दे। उसे सब कुछ आने के बावजूद भी कुछ नहीं आ रहा था। कलम कागज पर घसीटता ही नहीं जा रहा था। दिल था कि दुख से भरा हुआ था। यूं ही चंद अल्फाज लिखने के बाद उसके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। वो बेहद उलझी हुई थी। बार बार उसके दिमाग में एक ही जुमला गूंज रहा था कि तुम में है ही क्या? तुम बच्चों की तरह बस गलतियां करना जानती हो, उन्हें सुधारना नहीं। सिर्फ एक मूवी नाइट उसकी जान का अजाब बन गई थी। उसने अपने चकराते सर को थामा। हिचकियां बंद हो गई। वहां मौजूद तमाम लोग हैरान थे, लेकिन वो फिर लड़खड़ाहट बड़े कदमों के साथ बाहर आ गई। ये पर्चा उसका अच्छा नहीं गया था। ना जाने क्या हो गया। उसने खुद से सोचा, अगर वो नाकाम हुई तो उसकी सारी जिम्मेदारी जुल्कुरनैन पर पड़ जाएगी। उसे दिल ही दिल में खुद कलामी की। फिर वो दिन भी आ गया जब उसका नतीजा सामने आने वाला था। तमाम घर वाले मेज के गिर जमा थे। उसके हाथ में मोबाइल था। रोल नंबर डालते ही वक्त उसके हाथ कई बार कपकपाए थे। जुल्कफर ने गौर से उसे देखा। क्या हो गया शान से? नंबर डालो ना, उसने नरमी से कहा। तभी सीढ़ियां उतरते जुल्करनैन उसके सामने आया। शायद वो चंद घंटे पहले ही अस्पताल से आया था। सिर्फ 2-3 बटन ही तो दबाने हैं, इसमें इतना क्यों घबरा रही हो? घबराए तो इंसान उस वक्त जब उसने कुछ किया ही ना हो। वैसे तुमसे तो यही उम्मीद है कि तुमने कुछ नहीं किया होगा, तभी तो घबरा रही हो। ये सुनकर जहां तायब वो थम गए, वहां तायमी ने भी उसे घूर कर देखा। जुल्कफल को भी उसका ये अंदाज उसे बहुत बुरा लगा। सही तो कह रहा हूँ, आप लोग मुझे यूं क्यों घूर रहे हैं? बंदा अपने मकसद पर नजर रखे और उसी के मुताबिक कदम उठाए, ना कि इम्तिहान वाले दिन अपने दोस्तों के साथ मूवी नाइट बनाए। और तो और मैंने खुद कितना दिमाग खपाया शानजा के इम्तिहानात में। इसने हर बार मुझसे सवाल किया, मैंने ठीक ठीक जवाब दिए, इसे समझाया। लेकिन अगर नतीजा मेरे मुताबिक ना निकला तो मैं जान जाऊंगा कि शानजे में इतनी एबिलिटी है ही नहीं कि वो अपने बाप का ख्वाब पूरा कर सके। उसने बगैर किसी लगी लिपटी रखे सबके सामने से जलील करके रख दिया था। बाबा मान लीजिए कि आपकी भतीजी नकम्मी है। ये सुनकर शानजे ने खाली खाली निगाहों से उसे देखा। इस कदर तजली उसका दिल दुख से भर गया। जुल्कफर ने अफसोस से उसकी तरफ देखा। हर इंसान का नेचर अलग होता है। आप खुद का मुकाबला दूसरे इंसान से नहीं कर सकते, क्योंकि हर इंसान को अल्लाह ने दूसरे से मुख्तलिफ बनाया होता है। और फिर शुक्र है कि आपकी तरह वो रोबोट नहीं हूं मैं, जो सिर्फ कामयाबी की शक्ल ही दिखे। इंसान को कभी कभी नाकामी से भी हमदार होना चाहिए, ताकि उसे अपनी औकात याद रखे। श्रीकफल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसका साथ दिया। शादी की आंखों से आंसू टूट कर गिर पड़े। उसने मोबाइल में बटन दबा दिया था और फिर जो नतीजा आया, उसने जुल्कनैन की बात पर मोहर लगा दी। देखा, मैंने कहा था ना, ये सब कुछ तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम गांव की लड़कियां बस
घर सँभालो, गद्दारी करो और खेती-बाड़ी को देखो। शहर की लड़कियाँ ये सब कर सकती हैं। अभी भी कह रहा हूँ वक़्त है वापस लौट जाओ। पैसे को ज़ाया मत करो। ये मेरा तुम्हें एक मुख़लिसाना मशवरा है। ज़ुल्कुरनैन का इस कदर सफ़ाक अंदाज़ देखकर शान से अपने कमरे में आ गई और कमरे की दीवार से लगकर पूट-पूट कर रो पड़ी थी। पीछे ताया अब्बू और दाई अम्मी ने उससे क्या कहा था, उसे उससे कुछ गर्ज नहीं था। वो एक सर्द सुबह थी। वो अपने कमरे में बैठी थी जब उसे प्यास महसूस हुई। उसने उस दिन को कमरे तक महदूद कर लिया था। वो किचन की तरफ जाने लगी तो उसे ताया अब्बू के कमरे से ऊंची आवाज सुनाई दी। ना चाहते हुए वो दीवार से लगकर सुनने लगी। ये गैर इखलाकी तो था, लेकिन अपना नाम सुनकर उसे कुछ भी गैर इखलाकी ना लगा। वहां होने वाली गुफ्तगू को सुनना जरूरी था। बेटा बेटा, मैंने सोचा था तुम शादी से शादी कर लो। वो जो अपने बाप के सामने रखी कुर्सी पर बैठा था, वो फाइल चेक कर रहा था। उनकी बात सुनकर अपनी जगह उछल पड़ा। पापा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपका एहतराम करता हूँ, लेकिन ये एक नामुमकिन सी बात है। तायबू ने उसे गौर से देखा। नामुमकिन सी बात? क्या मतलब? शान से बहुत अच्छी, प्यारी और बाइखलाक लड़की है। वो तंजिया हंसी हंसा। होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन वो मेरे मायार के मुताबिक हरगिज नहीं है। वो इंतहाई नकम्मी लड़की है। इसे अपने करियर के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं। वो अपने बाप के ख्वाब को पूरा नहीं कर सकती। लेकिन खैर छोड़े पापा, मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने जैसी किसी डॉक्टर लड़की से शादी करूंगा। उसे बेटा दीवार को थामा था और उसके कदम लड़खड़ाए थे। जुलकुंडन के अपने बारे में ये ख्यालात सुनकर उसका दिल खून के आंसू रो पड़ा था। वो इंतहाई नाकम्मी, उसकी सैपड़ी आती है। आप खुद सोचे, कहाँ से चाइल्ड स्पेशलिस्ट और कहाँ वो इंटर पास भी नहीं है। आप खुद बताएं, क्या मैं ऐसा डिजर्व करता हूँ? खैर, मैं मजीद बात नहीं करूंगा। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि ये मेरी जिंदगी है। इसका फैसला भी मैं ही करूंगा कि मैं किससे शादी करूं। आप प्लीज शादी से ही बात मत कीजिएगा, और ना ही किसी और से। उसे अपनी किस्मत आजमाने थे और मुझे अपनी। ये कहकर वो बाहर आने लगा तो शांति दौड़कर अपने कमरे में बंद हो गई। उसे लगा था कभी खुलकर सांस नहीं ले पाएगी। वो एक लूजर है और शायद लूजर ही रहेगी। उसकी पूरी रात फिर से आंखों में कटी थी। सुरकुंडन शायद इस दुनिया में उसके दिल को तोड़ने के लिए ही पैदा हुआ था। अगले दिन वो सुबह सवेरे तैयार हो गई थी। उसने अपना बैग बांध लिया था और सबसे पहले अपनी दोस्त रिदा को कॉल मिलाई थी। बात सुनो रिदा, तुमने कहा था ना तुम्हारे भाई अंसर का हॉस्टल है, मुझे उसने एक कमरा बुक करवा दो। मैं वहां आ रही हूँ। रिदा ये सुनकर हैरान हो गई। तुम पागल हो? हॉस्टल का खर्च कौन क्यों कर रही हो? तुम तो अपने ताया के घर में रह रही हो ना। ये सुनकर उसने कल्ब से अपनी आंखें मीच ली। रह रही थी, लेकिन अब नहीं रहना। तुम इंतजाम कर रही हो या मैं कोई और इंतजाम कर लूं? वो गुस्से में बोली तो रिदा ने हाँ कहकर फोन बंद कर दिया। अरे बेटा, तुम किधर जा रही हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? और ये बैग लेकर क्यों जा रही हो? ताईजान ने उसे देखकर ठटक कर रह गई थी। मैंने बस की टिकट करवा ली है। मैं गांव वापस जाना चाहती हूँ। माफ कीजिएगा, आपको कल नहीं बताया था। मैंने सारे इंतजाम कर लिए हैं। आपका बहुत शुक्रिया। आपने इतने दिन मुझे अपने घर में रखा, बर्दाश्त किया। उसकी आंखें नम हो गई थी। ताईजान बोझल दिल के साथ अपनी जगह से खड़ी हो गई। कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। और ये तुमने अपना क्या हाल बनाया हुआ है? ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिनों से सोई नहीं हो। उन्हें उसकी फिक्र हुई थी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बस कल रात नींद नहीं आई थी। फैसला लेने में थोड़ा मुश्किल तो हुई, लेकिन अब मैं फैसला ले चुकी हूँ। जूफी जुकी भाई ठीक कह देते हैं कि मैं घर और घरदारी संभालने के लायक नहीं हूँ। वह हंस पड़ी और इस हंसी में बेपनाह उदासी थी। खैर, आप अपना ख्याल रखिएगा। ताया अब्बू से माजरत कर दीजिएगा। वैसे भी 2 साल यहाँ गुजारने के बाद मैं इस काबिल तो हो ही गई हूँ कि अकेली बस से चली जाऊँ। मैं आपकी मोहब्बतों को कभी नहीं भूलूंगी। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो दिल में घर कर गई हैं। खैर, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उनसे गले मिलकर रो पड़ी थी और फिर जुल्कुरनैन को हाथ मिलाकर अलविदा कहते उस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। तुम अपने घर में मेरे हवाले से कब बात करोगे?
वो एक महंगे रेस्टोरेंट में बैठा उसका हाथ थामे उसकी आंखों में दिख रहा था। जब डॉक्टर नफीसा ने उससे सवाल किया, वो धीमे से मुस्कुराया। बस आज तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए मैं घर में बात करूंगा। तुम ये मत समझना कि मैं इतना बड़ा चाइल्ड स्पेशलिस्ट होकर बेबस हूँ। बाबा तो मुझे अपनी नकम्मी भतीजी से बयाना चाह रहे थे, लेकिन मैंने एहतजाज करके उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ये सुनकर नफीसा की आंखें चमकी। सच? तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो? सुरकुंडा ने मोहब्बत पाश निगाहों से उसे देखकर हाँ में सर हिलाया था। और उसी शाम वो जब घर में दाखिल हुआ तो उसे खाने की मेज पर एक उदासी सी महसूस हुई। जुल्कफिल भी आज बेहद खामोश था। ताबू भी बस अपनी प्लेट पर झुके हुए थे और ताइमी खला में किसी गैर मरई नुक्ते को घूर रही थी। क्या बात है, आज सब खामोश क्यों है? उसने नैपकिन से अपने मुंह साफ किया और फिर छुरी और कांटा लेकर प्लेट पर झुक गया। आपको क्या फर्क पड़ता है? आप अपनी जिंदगी में मगन रहिए। जुल्कफिल की बात सुनकर उसने हैरत से अपनी आईब्रोज इकट्ठी की। कहना क्या चाहते हो, खुलकर कहो। आज से पहले जुल्कफिल ने कभी इस लहजे में उससे बात नहीं की थी। कुछ भी तो नहीं, आप अपनी जिंदगी एंजॉय करते रहे। वो प्लेट बड़े खिसका कर खड़ा हो गया और अपने कमरे में वापस लौट गया। ताइमी भी खामोशी से खाना खाने लगी। किसी ने जुल्कफिल को टोका तक नहीं था। जुल्करनैन को उस बात पर बहुत अजीब सा महसूस हुआ। रात के 10 बजे वो अपनी अम्मी के कमरे में दाखिल हुआ तो जायनमाज पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। आज माँ को कैसे याद कर लिया? वो अपनी जगह ठहर गया। आपको कभी भूला तो नहीं हूं मैं? उसने वही उनकी गोद में सर रखकर उनकी आंखों में देखा। ताइम्मी ने आहिस्ता से उसके बालों में उंगलियां फेरनी शुरू कर दी थी। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। वो मुकम्मल तौर पर उनकी तरफ मुतवज्जा था। हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। उनका लहजा काफी धीमा था। मैं नफीसा से शादी करना चाहता हूँ। हम दोनों ने काफी अरसे एक साथ जॉब करते हुए गुजारे हैं और अब हम अपनी लाइफ में काफी स्टेबल भी हो चुके हैं और मैं बाकायदा तौर पर अपनी फैमिली का आगाज करना चाहता हूँ। क्या आप राजी हैं? अगर आप राजी हैं तो आप नफीसा के घर पर रिश्ता लेकर जरूर जाइए। अम्मी ने खाली खाली निगाहों से उसे देखा। अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो हमें कोई इतराज नहीं है, उन्होंने मुख्तसर से लफ्ज में कहकर बात ही खत्म कर दी थी। जुल्कुनैन को यकीन न आया कि उसकी माँ इतनी आसानी से मान सकती है। अम्मा, आप सच कह रही है? उसने शक भरी निगाहों से उन्हें देखकर पूछा। हाँ, उन्होंने इस बार भी मुख्तसर सा जवाब दिया। जुल्कुनैन ने अपने गले से लगा लिया और फिर उनका माथा चूमकर वापस अपने कमरे में लौट गया। उसे हॉस्टल आए काफी दिन हो गए थे। उसने अपनी सिपली का पेपर भी दे दिया था और अब बाकायदा तौर पर इंटर टेस्ट की तैयारी करने लगी थी। जुल्कुनैन की बातों ने उसे वक्ती पर तौर पर तो जरूर तोड़ा था, लेकिन फिर उसके अंदर एक अज़्म और हिम्मत पैदा हुई थी जब उसने अपने वालदा से फोन पर बात की थी। अम्मी, मैं वापस आना चाहती हूँ। उन्होंने सिर्फ वहीं रोक दिया। डॉक्टर बने वापस ना आना। उनकी आवाज फूल गई। मैं अब बहुत कमजोर हूँ अम्मी, ये इतना बड़ा काम मुझसे नहीं होना। उन्होंने मुस्कुराकर उसकी हिम्मत बंधाई। दुनिया में ना जाने कितने लोग डॉक्टर बनते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा ये तो बस एक आग है, इसमें कूद जाओ फिर तैरकर किनारे पर आना भी आ ही जाएगा। अपनी अनपढ़ माँ के मुंह से ये सब सुनकर उसने फैसला कर लिया कि किसी बातों से टूटेगी नहीं, बल्कि वो पहले से ज्यादा निखर कर सामने आएगी। उसने इंटरव्यू टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी और फिर वो वक्त भी आ गया जब उसने अपनी इंटर टेस्ट का नतीजा अपनी आंखों से देखा था और रो पड़ी थी। उसी दिन उसे अपने मोबाइल पर जुल्कफिल का मैसेज आया। ये देखो, भाई की दुल्हन प्यारी है ना? तुम सुना, गाँव में क्या कर रही हो आजकल? अपनी कहानी भी सुनाओ कुछ। उसने मैसेज पढ़कर जुल्कफिल का नंबर ही डिलीट कर दिया। उसने मैसेज के साथ एक मुकम्मल तस्वीर भी भेजी थी। अलबत्ता उसकी आंखों के सामने जुल्करनैन और उसके बिल्कुल बराबर में खड़ी डॉक्टर नफीसा की तस्वीर घूम गई। खुदा आपको ये खुशियां देखना नसीब करे। उसने जेरे लब कहा और फिर मोबाइल रखकर अपनी आंखों से निकलने वाले आंसू खुद ब खुद साफ किए थे। आंखें क्यों नम थी, दिल क्यों गमगीन था, वो वजह ना जान सकी, लेकिन वजह बहुत आसान और काफी हद तक जानलेवा थी।
वो ज़ुल्कुन्नैन की मोहब्बत में मुब्तला हो चुकी थी, इसलिए उसका हर लहज़ा, हर अंदाज़, उसकी हर गुफ्तगू उसे तोड़ कर रख देती थी। उसे क्यों इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता था? क्योंकि वो मोहब्बत जैसी मोज़ी मर्ज़ की मरीज़ा बन गई थी और अब चाहकर भी इससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकती थी। मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की शामें अजीब-सी होती थी। चंद कदम दूर लॉन की घास पर तलबा बैठकर पढ़ रहे थे। कहीं हँसी की आवाज़ें थी, मगर हॉस्टल की पुरानी सीढ़ियों पर बैठी शांति हमेशा की तरह खामोश थी। उसने अपना मेडिकल का आखिरी साल मुकम्मल कर लिया था और हॉस्टल जब स्टार्ट की थी कि 5 साल कैसे गुजरे पता ही ना चला। उसकी ज़िंदगी के सारे फैसले अब तक उसने अकेले लिए थे और अब भी शायद उसे सब खुद ही करना था। वो गहरी सोच में गुम थी। उसे सीढ़ियों के ऊपर कदमों की धीमी चाप सुनाई दी। उसे सर उठाकर देखा। मिस शांजे, आप फिर अकेली बैठकर दुनिया से खफा है? सामने डॉक्टर उमैर खड़े थे, शहर के मशहूर तरीन सर्जन, जिनका नाम भी दिल में एहतराम पैदा करता था। वो कॉलेज के विजिटिंग सर्जन थे, मगर उनके आने से अक्सर तलबा के दिलों में हलचल मच जाती थी। शांजे ने हल्की सी थकी हुई मुस्कुराहट दी। खफा नहीं सर, बस थोड़ी सी थकी हूँ। डॉक्टर उमैर उसके करीब सीढ़ियों पर बैठ गए। अब हमेशा थकी हुई लगती है, हमेशा खामोश अलग, जैसे आपने जिंदगी को खुद पर कर्ज समझ कर उठाया हो। पिछले 5 सालों से मैं यही देख रहा हूँ। शांति ने नजरें झुका ली। उसके दिल ने एक लम्हे को तेजी से धड़कना शुरू कर दिया, मगर वो हमेशा की तरह मजबूत बनी रही। हर किसी की जिंदगी आसान नहीं होती है सर। वो मैंने उसे गौर से देखा। आसान ना हो तो इंसान आसान बना देता है, मगर आपने खुद को कैद कर लिया है। वो क्यों? शांति के दिल पर जैसे किसी ने पुराने जख्म छलनी कर दिया। सुरकिंदन की तलक बातें, उसका कमजोर कहना, उसका तंजिया अंदाज सब एक लम्हे के लिए जहन में उभर आया। कुछ जख्म लफ्जों से भी अलग होते हैं, डॉक्टर उमैर, और वो बहुत देर तक रहते हैं, कभी नहीं बढ़ते। उमैर के दिल में एक बेआवाज धड़कन उठी। पहली बार उसको एहसासात की गहराई समझ पाए थे। शान से उन्होंने नरम लहजे में कहा, आप जितनी खामोश रहे उतनी ही मजबूत है, और मुझे भी आपकी यही खामोशी पसंद है। शान से हैरान रह गई। दिल जैसे लम्हे भर को रुक ही गया। सर, आप? उमर ने मुस्कुराते हुए आहिस्तेगी से बात आगे बढ़ी। हाँ शान से, मैं आपको पसंद करता हूँ बहुत मुद्दत से। आपका किरदार, आपका हौसला, आपकी मेहनत, ये सब मुझे बेइंतहा मुतासिर करते हैं। और आज मैं साफ लफ्जों में कहना चाहता हूँ, मैं आपको जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। वो सरापा सवाल थे। शान से साकित रह गई। कहा मेरे जैसा चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और कहा वो एक भोली बसरी याद दिल में उभरी, और कहा आप शहर का सबसे बड़ा सर्जन उसे शादी की ऑफर कर रहा था। से लगा जैसे सीढ़ी की हर ईंट उसकी धड़कनें सुन रही है। उसके अंदर वही पुरानी लड़की जागी जिसे कभी कमजोर कहा गया था, जो कभी घर छोड़कर चली गई थी, जो टूट कर दोबारा जुड़ गई थी। वो कुछ कहना चाहती थी कि अचानक उसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, जुल्कफिल भाई कॉलिंग। दिल में एक अनजानी घबराहट उठी। उसे कॉल उठाई। जुल्कफिल की खुशी से बड़ी आवाज आई, शानले कैसी हो? कहाँ हो? मैंने सोचा पहले तुम्हें बताओ। अगले हफ्ते भाई की शादी है, तुम आओगी ना? और चाची को भी कहना आ जाए। मैं चाहता हूँ मेरी छोटी सा बहन साथ हो। भाई पूरे 5 साल बाद वापस आए ना। शुक्र है मजीद डॉक्टरी पढ़ने का भूत उनके सर से उतरा। बूढ़े होने से पहले शादी कर रहे हैं। जुल्कफिल का कहका गूंजा था और शानजे के दिल में अजीब सा दर्द उठा। शानजे, घर, खानदान, उस सब जिनसे वो कभी भागी थी, आज वहीं से उसे मोहब्बत से बुलाया जा रहा था। मगर उसके लिए सफर बहुत तवील था। वो खामोश रही। शानजे, सुन रही हो ना? जवाब में उसने सिर्फ कॉल काट दी थी, हाँ या ना, कभी ना कहा। खामोश आंसू उसकी पलकों पर आकर रुक गए। वो नहीं जानती थी कि वो क्यों रो रही है, खुशी से, दुख से, या बरसों की थकन से। डॉक्टर उमैर उसे देख रहे थे जैसे उसकी हर खामोशी समझते हो। शानजे ने आहिस्ता से आंसू साफ किए, फिर उनकी तरफ देखा। इस पहली नजर में वो मजबूती थी, बिल्कुल वैसी जैसी वो खुद को बनाना चाहती थी। डॉक्टर उमैर, उमैर की धड़कन तेज हुई। जी शानजे, उसने धीरे से कहा, मैं शादी के लिए हाँ करती हूँ। उमैर के चेहरे पर वो मुस्कुराहट आई जो शायद बरसों से कहीं दबी हुई थी। शानजे ने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी कोई कमजोर लम्हा नहीं,
ये फैसला है, एक मजबूत फैसला, और आज उसने वो मजबूत फैसला कर लिया था। डॉक्टर जुल्कुरनैन की शादी का दिन था। हाल रोशनियों से जगमगा रहा था। जुल्कुरनैन आईने के सामने खड़ा अपनी शेरवानी दुरुस्त कर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा नशा था, कामयाबी का, गुरूर का, और ये एहसास कि आज वो अपनी पसंद की, अपने मायार के मुताबिक लड़की से शादी करने जा रहा है। उसे नफीसा को कॉल मिलाई। वो बिल्कुल खामोश थी। जुल्कुरनैन ने हंसते हुए कहा, नफीसा, आज इतनी खामोश क्यों हो? शादी है यार, काम ऑन। बस यूं ही, नफीसा ने धीरे से उसे कहा। थोड़ी देर बाद जब बारात हॉल की तरफ रवाना होने लगी, जुल्कुरनैन ने गाड़ी का दरवाजा खोला। बारिश की हल्की बूंदें पड़ रही थी। सड़क चमक रही थी और ड्राइवर को हदायत वो दे रहा था कि उसे फोन पर नफीसा की आवाज सुनाई थी। जुल्कुरनैन, एक बात पूछूं? अगर कभी सब बदल जाए तो? वो हंस पड़ा। जिंदगी में कुछ नहीं बदलता नफीसा, सब मेरे कंट्रोल में है। यही उसका गरूर था, और शायद यही उसकी किस्मत। गाड़ी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रही थी। मौसीकी बज रही थी। बाहर रोशनियों का समा था। जुल्कुरनैन की तवज्जो मोबाइल पर आई एक वीडियो नोटिफिकेशन पर थी। हॉल की सजावट का लाइव क्लिप। उसने मोबाइल थोड़ा सा बुलंद किया। उसी लम्हा गाड़ी डगमगाई। एक लम्हे के लिए चीख बुलंद हुई। तेज फ्लैश लाइट्स उसकी आंखों पर पड़ी। अगले ही साने गाड़ी बेकाबू होकर सड़क के बीचों खड़े ट्रक पर जा टकराई। शीशे टूटे। सुल्कुंदन का जिस्म स्ट्रिंग पर डिशबोर्ड के दरमियान फंस गया, और उसकी आंखों के आगे धुंध छा गई। उसकी सांसों में जलन, जिस्म में दर्द, और कानों में सिर्फ एक आवाज, सुल्कुंदन, सुल्कुंदन। तो फिर अंधेरा छा गया। इमरजेंसी वार्ड की रोशनियां तेज थी। स्टाफ भाग रहे थे। नर्सें स्ट्रेचर दौड़ाती पुकार रही थी। रोड एक्सीडेंट हुआ था। शदीद जख्मी पेशेंट, बेहोश नहीं, मुमकिन है इंटरनेशनल ब्लीडिंग हो सकती थी। जुल्कुरनैन नीम बेहोश था। उसकी सांसें टूट रही थी। जुल्कुरनैन को आईसीयू को मुंतकिल कर दिया गया। पूरी फैमिली तड़प गई थी, टूटकर बिखर गई थी। तायबू रातों को जागते, तायमी हर रोज अस्पताल की बाहर दुआ करती रहती। मगर जुल्कुरनैन वो एक जिंदा लाश बन चुका था। डॉक्टर ने कहा था कि उसे कोमा से निकालना है तो मुसलसल केयर चाहिए। एक जूनियर डॉक्टर उसकी जिम्मेदारी ले रहा था। जो जूनियर डॉक्टर वो कौन था? किसी ने नहीं देखा था। सिर्फ यही खबर मिली थी कि उस पेशेंट के लिए डॉक्टर खुद दोनों शिफ्ट में मौजूद रहता है। उसने अपने घर तक जाना छोड़ दिया है। पूरा खानदान दुआ करता रहा। वक्त गुजरता रहा, फिर अचानक एक महीने बाद फजर के वक्त मशीद के अलार्म बजने लगे। सुल्तान की उंगली हिली, फिर उसकी पलकें लड़सी, और फिर उसने आंखें झट से खोल दी। सर, सर, पेशेंट रिकवर हो रहा है। नर्स चिल्लाई थी। डॉक्टर दौड़ते हुआ है। उसकी पहली धीमी सांस में निकला हुआ लफ्ज नफीसा था, लेकिन नफीसा वहां नहीं थी। कोई जवाब ना मिला। खामोशी उसके कमरे की दीवारों में उतर गई थी। तायाबू ने उसके पास बैठकर सर्द आ पड़ी। नफीसा तो पहले दिन ही छूट गई थी बेटा। लेकिन वो उठे और दरवाजे की तरफ देखा। यह है वो मसीहा जिसने तुम्हें बचाया, तुम्हारे लिए मौत से जंग की। अब अल्लाह के फजल से तुम ठीक हो रहे हो। जुल्कुरनैन की नजर दरवाजे पर गई। एक निस्वानी साया उभरा। सफेद लैब कोट, बड़ी एकसा नकाब, और फिर जैसे वक्त रुक गया। वो कदम ब कदम अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर जैसे रोशनी पड़ी तो जुल्कुरनैन की सांसें रुक गई। शांसे? हाँ, वो शांसे थी। वही शांसे जिसे उसने कमजोर कहा था, जिसे नकम्मी कहकर ठुकराया था, जिसे वो कभी अपना वक्त के काबिल भी नहीं समझता था। आज वही लड़की जूनियर डॉक्टर की हैसियत से उसकी जिंदगी को मौत के किनारे से वापस खींच लाई थी। शांसे का चेहरा स्पार्ट था। उसने प्रोफेशनल अंदाज में फाइल बंद की। एक नजर उस पर डाली, ऐसी नजर जैसे किसी टूटे हुए आईने पर पड़े। आहिस्तेगी से कदम बढ़ाते उसके बेल्ट के पास आई। जुल्कुरनैन ने हाथ उठाना चाहा, बोलना चाहा, मगर सिर्फ एक मोटा आंसू उसकी आंखों से टपका। शांति ने हल्की सी नजरें झुकाई। उसकी आंखों में एक पल को भी रोई थी, लेकिन उसके अंदर कहीं एक जख्म दोबारा खुल गया था। दिल का क्या करती जो धड़के जा रहा था। अब आप ठीक है? मजीद आराम की जरूरत है। और फिर मुकम्मल खामोशी से वो बाहर निकल गई। सुल्कुंडन ने बेबसी से उसे जाते देखा। उसके दिल में शर्मिंदगी का बोझ बढ़ता जा रहा था। सुल्कुंडन के दिल में जैसे पछतावे की चुभन थी।
हादसे के बाद कुछ हफ्तों इलाज में गुजरे, मगर असल जख्म तो वो था जो इसके दिल में मुसलसल सड़ रहा था। कमरे का दरवाजा बंद करते वो गहरी सांस लेकर कुर्सी पर बैठ गया। तकिए से टेक लगाया उसने आहिस्तगी से आंखें बंद की। 1 महीना, पूरा महीना, कहाँ कहाँ टूटा, कैसे कैसे जागा। कई बार उसका नाम दोहराया। वो आंखें बंद किए गहरी सोच में गुम था, जब अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैं अंदर आ जाऊं? ये उसके वालिद की आवाज थी। जुल्कुन सीधा होकर बैठा। जी बाबा आए। उसके बाबा अंदर आए। हाथ में मोबाइल था, चेहरे पर अजीब सी सख्ती थी। तबीयत अब कैसी है? उन्होंने रस्मी से पूछा। ठीक हूँ, बस थोड़ा दर्द बाकी है। उसके बाबा ने उसकी बात काट दी। दर्द तो रहता ही है, वक्त के साथ कम भी हो जाता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो वक्त भी नहीं बदलता। खैर, उन्होंने गहरी सांस भरी, फिर मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया। इश्क कर दी है मेरी वो नकम्मी भतीजी शान से। उसका निकाह होने जा रहा है, मुल्क के सबसे मशहूर नामूर सर्जन डॉक्टर उमैर के साथ। पूरे शहर में चर्चा है कि लड़की बहुत काबिल है। लस नकम्मी वही पुरानी बेरहमी से उसके दिल पर आकर गिरी थी, मगर इस बार चोट कहीं और लगी। जुल्कुनैन साकित बैठा ना, जैसे जिस्म में खून का बहाव रुक गया हो। आगाही का लम्हा अजाब था। उसके अंदर कुछ टूट कर फैल गया। वो पलके चिपकना भूल गया। सांसें जैसे अटक कर रह गई। तुमने कभी उसे इस काबिल नहीं समझा, मगर दुनिया ने उसे सरांखों पर बिठाया। लड़की ने कितनी मेहनत की होगी, देखो कहाँ पहुंच गई। उसे अपनी बाबा की आवाज किसी खाई से आई सुनाई दी। सुल्कुनैन के कानों में हर लफ्ज तीर की तरह चुभ रहा था। गुज़श्ता सालों की वो रात जब वो इसे डांट देता था, वो पर्चा जो उसने उसी के हाथों खौफ और दुख में गलत किया था, उसका रोते हुए घर छोड़ जाना और फिर उसे कभी वापस ना देखना। और आज वो किसी और की जिंदगी का हिस्सा बनने वाली थी, किसी ऐसे शख्स की जो उससे कहीं बेहतर, कहीं समझदार, कहीं ज्यादा लायक था। दिल के अंदर जैसे धुआं पड़ने लगा। अगले हफ्ते निकाह है, दावत आए है, तुम चाहो तो चल सकते हो। बहरहाल तुम्हारा फैसला तुम्हारा है। बाबा कमरे से चले गए, मगर उसके अंदर तूफान मचा गया। उसकी आंखों में नमी भर गई। दिल चीख उठा, मैंने क्या खो दिया। और पहली बार से एहसास हुआ कि सच में वो हीरे को पहचान न सका, और अब वो हमेशा के लिए उसके हाथों से निकल चुकी थी। कमरे में गहरी खामोशी थी, मगर शानजे के दिल में मातम बरपा था। कमरा गुलाबों की खुशबू से भरा हुआ था। दीवारों पर लगे फेरी लाइट्स की नरम रोशनी शानजे के दुल्हन बने चेहरे को और ज्यादा निखार रही थी। सूरज जोड़े में लिपटी वो आईने के सामने बैठी थी, मगर उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो दुल्हन के चेहरे पर होती है। आंखें जैसे किसी अंदेशे में भीगी हुई थी। मेहंदी वाले हाथ लर्ज रहे थे। रुखसती का वक्त करीब था। सब हंसी खुशी मसरूफ थे, मगर उसके दिल में अजीब सा बोझ था। इतने में उसको मोबाइल टेबल पर बजा। रिदा कॉलिंग। शांसी के दिल की धड़कन तेज हो गई। रिदा उसकी सबसे करीबी दोस्त, उसकी रास्ता थी। हाँ रिदा बोलो। जवाब में उसे रिदा की हाँफती कांपती आवाज सुनाई थी। शांसी प्लीज, उस उस इंसान से शादी मत करना। डॉक्टर मैं, वो धोखा दे रहा है तुझे। बारात आ चुकी थी पर रिदा का यूं कहना। शांसी का रंग एकदम सफेद पड़ गया। क्या? उसकी फंसी फंसी सी आवाज निकली। वो पहले से शादीशुदा है। वो तुमसे सिर्फ एक चीज चाहता है, औलाद। उसे तुम्हारी जात, तुम्हारा दिल कुछ नहीं चाहिए। उसने खुद अपनी कजन से कहा है कि वो शादी इसलिए कर रहा है क्यों किसी स्ट्रॉन्ग लड़की से औलाद चाहता है। वो मोहब्बत इज्जत सब जुटता शान से। वो तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है। शानजे के हाथ से फोन गिरने ही वाला था। जमीन जैसे घूमने लगी। सांस अटक गई। शानजे तुम सुन रही हो ना? रेदा रो रही थी। उसके पर्सनल चैट्स मेरे हाथ लग गई है। मैं तुम्हें सबूत के तौर पर सेंड करती हूँ। कॉल कट गई थी। आंसू शांति की आंखों से बह निकले। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, लेकिन दिल कह रहा था कि यही सच है। उसी लम्हे दरवाजा तेजी से खुला। उसकी अम्मी, ताई, पाबू, कजन सब घबराहट में अंदर है। शांति बेटा फरहाद, उनकी बात अधूरी रह गई। मैं शादी नहीं करना चाहती। सब लोग होनक बने उसका चेहरा देखते रहे। उसकी अम्मी आगे आई। तो तुम पागल हो? वो चिल्लाई और बस बेबसी से उन्हें देखती रह गई।
फिर वो मोबाइल उनके आगे लहराया तो जुल्कफल आगे बढ़ा। वो पलके तक न चिपक सका। ये सब कैसे? वो पूछने लगा। मुझे नहीं पता। शांति की आंखों से आंसू बहने लगे। बारात से को वापस लौट जाए। तैयब को जुल्कफल ने सब बता दिया था। उनके चेहरे पर जब्त तकलीफ और नरमी का इम्तिजाज था। उन्होंने 2 कदम आगे बढ़कर शांति को देखा। उनका सर झुका हुआ था, हाथ बकायदा कांप रहे थे। तैयब ने एक सर्द आ पड़ी, बेटा, किस्मत कभी कभी इंसान को वही ले आती है जहां वो असल में होना चाहता है। शांति ने सर उठाया। आंखों में हजार सवाल थे। तैयब आगे बढ़े, उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, मैं बेटे जुल्कुनैन के लिए हमेशा एक लायक, सच्ची, साफ दिल लड़की चाहता था। वो लड़की हमेशा तुम थी। मैंने देर की, उससे गलत फैसला किया, पर कुदरत के खेल देखो। वो मुस्कुराए। उन्होंने उसका हाथ थामा। मैं आज अभी इसी वक्त तुम्हें अपनी बहू बनाने का इरादा रखता हूँ। कमरा जैसे सुन हो गया। सांजे के दिल की धड़कनें एक लम्हे को रुक गई। मैं सिर्फ यही कह सकी, हाँ बेटा, तुम। तायाबू नरम लहजे में बोले, और आज मैं तुमसे कह रहा हूँ, बल्कि दरख्वास्त कर रहा हूँ, क्या तुम मेरे घर की इज्जत बनोगी? शांति थम कर रह गई। दिल जैसे रुक कर दोबारा धड़का। दिमाग में जुल्कुनैन की तलखियां, उसकी सख्त बातें झिलमिलाई। अब वो पल भी जब वो उसे बेजान हालत में देखकर टूट गई थी। उसने आहिस्ता से अपनी आंखें बंद की। तायाबू, उसकी आवाज हल्की मगर मजबूत थी। अगर मेरी किस्मत में वो लिखा है तो मैं इनकार करने वाली कौन होती हूँ? और यूं बगैर बारात, बगैर ढोल के शांति का निकाह जुल्कुनैन से हो गया। कमरा हल्की मध्यम रोशनी से भरा था। शांजत दुल्हा बन बैठी थी, पर अब उसके सर पर इज्जत का ताज था। उसके लब हल्के से लर्ज रहे थे। वो नहीं जानती थी कि वो उसका सामना कैसे करेगी। तभी दरवाजा आहिस्ता से खुल फुटा। जुल्कुनैन अंदर आया। सफेद शलवार कमीज, संजीदा चेहरा, मगर आंखें आगे शर्मिंदगी से, बोझ से बोझा थी। वो 2 कदम आगे बढ़ा, फिर रुक गया। सांस टूट गई। शान से उसकी आवाज बैठ चुकी थी। वो घुटनों के बल गिर गया, बिल्कुल उसके कदमों में। उसका सर झुका हुआ था, होंठ लर्ज रहे थे, हाथ कांप रहे थे। दिल गमगीन था, पर उसके गम की नौयत अलग थी। मैं मैं मुजरिम हूं तुम्हारा। उसके अल्फाज लर्ज रहे थे। मैंने तुम्हें ठेस पहुंचाई, तुम्हारी मेहनत का मजाक बनाया, तुम्हें कमतर समझा, और अल्लाह ने तुम्हें मेरे वहीं ला खड़ा किया। वो चंद में रुका, तुम्हारे कदमों में। शांति की पलकें भर आई। दिल कांप उठा। अपनी जगह से उठे, नीचे झुकी, आहिस्ता से उसे बाजू से पकड़ा। उठे जुल्कुनैन, नहीं। उसे सर हिलाया। आंखों में पानी था। मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर दोगी। शांति की आंखों से एक आंसू टपका, उसके हाथ पर गिर गया। जुल्कुनैन ने हैरानी से उसके आंसू को देखा, जैसे उसकी सजा बन गया। और रहाई भी। मैंने तुम्हें खोकर जाना कि तुम क्या थी। वो बहुत ज्यादा टूटा हुआ था, और खुदा ने तुम्हें वापस देकर बताया कि मैं क्या था। शांति ने आहिस्तगी से उसे बाजू से थामा और बेड पर खींच कर बिठाया। मैंने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ देखा, मगर आज जो कुछ हुआ वो साबित करता है कि इंसान बदल सकता है, और मैं किसी जख्म को हमेशा जिंदा नहीं रखना चाहती। जुल्कुनैन ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। क्या तुम मुझे वाकई एक मौका दोगी? शांति के लबों पर हल्की सी थकी हुई मुस्कुराहट आई। शादी मौका नहीं, जिम्मेदारी होती है, और मैं आपके साथ ये जिम्मेदारी निभाऊंगी, अगर आप भी निभाने का वादा करें तो। जुल्कुनैन ने तड़प कर उसके हाथ अपने हाथों में लिए। होंठ अभी तक कांप रहे थे, आंखों में नमी तैर गई। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मेरी हर धड़कन में तुम होगी, और जो तकलीफ मैंने तुम्हें दी, जिंदगी भर उसका कफारा मोहब्बत से अदा करूंगा। शांति ने नजरें झुका ली। गुलाब की खुशबू में राहत और ज्यादा गहरी हो गई थी। सुरकुनैन आहिस्ता से उसके करीब आया, उसके माथे पर हल्का सा बोसा दिया, और फिर पूरी शिद्दत से उसे अपनी बाहों के हिसाब में लिया। वो भी पूरी नरमी, इज्जत और मोहब्बत से उसके सीने से जा लगी। जुल्कुनैन ने उसके हाथों पर बोसा देकर आंखों से लगाया था। ये तुम्हारा हक है, वो सरगोशी में बोला। शांति ने पलकें बंद कर ली, और पहली बार उसके दिल ने सुकून का सांस लिया। कमरा मोहब्बत की खामोशी में डूब रहा था, मगर उनके दरमियान
एक नई ज़िंदगी की पहली धड़कन चल पड़ी थी।